प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय वर्मा आपका इंदिरा गांधी स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने प्रश्नावली 1.1 तक कर चुके हैं। 1.1 के एक क्वेश्चन किया था हमने कल। आज हम उसी को आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आज अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं आपकी बुक का ही टॉपिक है ना, तो अब बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, धीरे धीरे करके सारे स्टेप बाय स्टेप काम करते रहेंगे अपने। अब जो अपरिमेय संख्याएं हैं, मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया था। परिमेय संख्याओं के बारे में वे संख्याएं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिखते हैं तो वो परिमेय संख्या होती है। और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q दोनों ही क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, जो परिमेय नहीं है वो क्या है, अपरिमेय है। जो परिमेय नहीं है वो है अपरिमेय। जिसको हम p/q के रूप में ना लिख पाएँ तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे एग्जाम्पल √2, √5, √3, √7, √11 इस प्रकार की जो संख्याएँ आएंगी, मतलब कि रूट के अंदर अभाज्य संख्याएँ, रूट के अंदर अभाज्य संख्याएँ जो होंगी वो सारी सारी अपरिमेय संख्या होंगी, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब एक एग्जाम्पल है अपने पास, पाई। पाई क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा 22/7 जो होता है उसका मान 3.14 और आगे चलता रहता है। पाई का मान भी यही होता है, 3.14 और आगे चलता रहता है। सिर्फ ध्यान, दोनों में अंतर यह है कि 22/4 की जो वैल्यू है 3.14, ये वैल्यू और पाई के मान की भी स्टार्टिंग की ये वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, इसलिए पाई के मान को हम 22/7 मान लेते हैं, जबकि पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का मान 3.14 और ये चलता ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इस प्रकार जो ये पाई है ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, 0.1011001111001000100010001100 ऐसे प्रकार से। अब आप ध्यान से देखोगे, इसका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है कि एक के बाद दूसरा फिक्स रिपीट हो रहा हो। जैसे 10 आया, फिर 11 आ गया, फिर 1100 आया तो फिर आगे 1100 नहीं है, फिर यहाँ 101 आई है, फिर आगे रिपीट नहीं हुआ, मतलब कोई भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप इसके एग्जाम्पल सीधे से लिख सकते हो, रूट में अभाज्य संख्या। आप पूछोगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका स्वयं के अलावा और एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होता। जैसे 2 को आप क्या लिखोगे, 2 गुणा 1 ही लिखोगे ना। अगर आप 2 के गुणनखंड करते हो तो खुद 2 आता है और एक आता है। तो स्वयं के अलावा और इकाई के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो तो वो अभाज्य संख्या होती है। तो अगर रूट अभाज्य संख्या के ऊपर रूट लगा हुआ है, मतलब रूट का मतलब क्या होता है, इनकी घात 1/2, तो वो सारी संख्या कितनी आती है, परिमेय संख्याएं में आती है। क्योंकि अगर आप अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल निकालोगे, रूट मतलब वर्गमूल, तो जो वर्गमूल है वो कभी भी हमें एक निश्चित संख्या नहीं देगा, वो अशांत दशमलव प्रसार की होती है, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। 1.1 के जो हमारे सवाल किए थे उससे आगे चलते हैं। कल मैंने आपको एक सवाल कराया था, 3 व 4 के मध्य परिमेय संख्या निकालना, और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया भी था। तो आप, आई होप आपने किया होगा, और करना भी चाहिए आपको। आपका 1.1 का एक पहला प्रश्न है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अब देखो, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, प्लस की सारी
माइनस की सारी और जीरो, मतलब जीरो परिमेय संख्या होती है। कैसे होती है? देखो शून्य है, इसके बटे में आप एक लगा सकते हो, तो ये रूप किसके जैसा बन जाएगा? p बटे क्यू के जैसा बन जाएगा, जहाँ p का मान जीरो है और q का मान एक है, और q जो जीरो के बराबर नहीं है, q यहाँ जीरो के बराबर नहीं है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या होगी। तो आप लिखोगे ये सब आपको समझाने के लिए है, कहीं आप इनको लिखने लग जाओ। तो आप इसमें आंसर क्या लिखोगे कि जीरो को जीरो बटे एक अर्थात p बटे q के रूप जैसा लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तथा q जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, q जो है वो ज़ीरो नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम 1.1 के तीसरे सवाल पर आते हैं। जो हमारी प्रश्नावली है ना 1.1, उसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कहता है? 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। इन दोनों के बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? वही तरीका जो मैंने कल आपको सिखाया था, सेम तरीका है, कोई बदलाव नहीं होएगा उसके अंदर। देखो मैं फिर से आपको बताता हूँ कल वाला तरीका। पहला क्या होता है? दोनों संख्याओं का योग और फिर उसमें क्या करना होता है? 2 से भाग। तो 3/5 व 4/5 के बीच परिमेय संख्या, इन दोनों के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे। 5 निकालनी, हम पहले 1 निकालेंगे। पेन चेंज करूँ क्या? ये लो, 3/5 प्लस 4/5, इन दोनों को जोड़ना है और भाग किससे करना है? 2 से करना है। इन दोनों को जोड़ किससे भाग करना है? 2 से। देखो इसको बेहद ही ध्यान से लिखना चाहिए, 3/5 प्लस 4/5, ठीक है, भाग करना है 2 से। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 3/5 प्लस 4/5, भाग का निशान जो है ना, ये भाग, इस भाग को आप गुणा में बदल के इस 2 को पलट सकते हो, 1/2 कर सकते हो। इससे आप इजी हो जाएगा। बात दोनों से एक ही है, दोनों की बात एक है। देखो दोनों को करके दिखाता हूँ, इससे भी करके दिखाऊंगा, इससे भी करके दिखाऊंगा। आप इन दोनों को जोड़ो, जब ये अंश है, ये हर है, जब हर दोनों के समान है, हर दोनों के, ये भिन्न है, ये भिन्न है, दोनों भिन्नों के हर समान है, तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। 3 + 4/5 डायरेक्ट हो जाएगा और बटे में 2। 3 और 4 7/5 बटे में 2, तो 7 ऊपर वाला सेम रहेगा, 5 का गुणा 2 से हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/10। अगर आप इसके हिसाब से करोगे तो भी वही आएगा। देखो अंश और हर सेम है, दोनों को जोड़ दो, 3 + 4/5। जब हर सेम हो तो ऊपर वाले को दोनों को जोड़ दो और हर वापस वैसा वैसा, और इनटू में क्या 1/2। 3 और 4 7/5, इनटू में 1/2, 7 एकम 7 और 5 दूनी 10। देखो दोनों सेम आ रहे हैं ना। चाहे आप ऐसे तरीके से करो, चाहे आप इस भाग को गुणा में बदल के ऐसे करो, बात एक ही है। अब देखो मैंने परिमेय संख्या निकाली है इनके बीच में, 3/5, 7/10, 4/5। अभी मैंने इन दोनों के बीच में एक संख्या निकाली ना, ये ऐसे ही आपको जो मैंने कल सवाल सिखाया था उसके जैसे ही प्रोसेस करनी है। अब इन दोनों के बीच में आप संख्याएं निकालोगे, फिर इन दोनों के बीच संख्याएं निकालोगे, ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी? एक यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी, 3 हो जाएंगी। फिर उन दोनों के बीच में एक और निकालो, तब जाके टोटल 5 होगी। इन दोनों के बीच में 5 निकालनी है हमें, टोटल 7 बनेंगी फिर, क्योंकि 2 ऑलरेडी है हमारे पास। तो अगर आप इन दोनों के बीच में संख्या निकालोगे तो आप क्या आएगी संख्या? बोलो, सोच के देखो क्या आएगी संख्या। मैं अब आपको आपका ये होमवर्क है यहाँ से।
खुद को निकालना है आपको। मैं तो सिर्फ मैंने एक स्टेप करा दिया, बाकी आप खुद करोगे। सोचो क्या आएगी, इनके बीच में आएगी 13/20। क्या आएगी? 13/20 आएगी। और इधर क्या आएगी? 15/20 आएगी। इनके बीच में क्या आएगी? 15/20। इस हिसाब से आपको आगे की संख्याएँ और निकालनी है। आप इस पर नज़र मारिए, और ये काम आपका होमवर्क है कि आपको खुद करना है। इन दोनों के बीच में काम यही करना है, जोड़ना है और 2 से भाग करना है, जोड़कर 2 से भाग करना है। ठीक है बच्चों? हाँ जी बच्चों, अब हमारा 1.1 का 4th क्वेश्चन है, सत्य और असत्य बताना है। तो इसका पहला लिखा हुआ है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब मैंने पहली क्लास में आपको समझाया था कि प्राकृत कौन सी होती है और पूर्ण कौन सी है। जो प्राकृत है वो शुरू होती है कहाँ से? एक से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। और जो पूर्ण संख्या है वो 0 शुरू होकर 1, 2, 3 और अनंत तक जाती है। अब ध्यान से देखोगे, ये सारी संख्याएं जो हैं ये यहाँ भी है, ये सारी संख्याएं यहाँ भी है। मतलब ये वाली कौन सी है? प्राकृत है। ये वाली कौन सी है? प्राकृत है। तो आप ध्यान से देखो, आप कह सकते हो ना कि जो हर एक प्राकृत संख्या है, हर एक प्राकृत संख्या, ये सारी प्राकृत हैं, वो एक पूर्ण संख्या भी होती है। ये सारी प्राकृत संख्याएं और एक क्या है? पूर्ण संख्या भी है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सत्य, सत्य हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों? अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत होती है, तो ध्यान से देखो, जो 0 है वो प्राकृत नहीं है, तो प्रत्येक पूर्ण एक प्राकृत नहीं हो सकती, तो फिर ये उल्टा गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अब हमारा 4th क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। मैं लिख देता हूँ, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो, पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस वाले, 0 और प्लस वाले। ठीक है? पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 और प्लस वाली, यही होती है ना। मतलब कि पूर्णांक में मैंने पहली क्लास में सिखाया था आपको, -1, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, और इधर चलता है और इधर चलता है। तो माइनस वाली, प्लस वाली और 0, ये सारी किस में आती हैं? पूर्णांक में आती है। और पूर्ण अंक में सिर्फ 0 और प्लस वाली संख्याएं आती हैं। तो देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। देखो, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों तो पूर्ण संख्या है, तो क्या माइनस वाला पूर्ण संख्या है? तो माइनस वाला पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये असत्य है। ठीक है बच्चों? तीसरा पॉइंट है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ध्यान से देखो बच्चों, 2 एक परिमेय संख्या है, जी बिल्कुल है। 2 एक पूर्ण अंक है, पूर्ण संख्या है, जी बिल्कुल है। अगर मैं 2/5 बोलूँ तो वो परिमेय है, 2/5 परिमेय है। क्या 2/5 पूर्णांक है? तो 2/5 पूर्णांक नहीं है। तो सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। तो ये क्या लिखा हुआ है? असत्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये असत्य लिखा हुआ है। आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, ध्यान से, और समझिए इसको क्या मैं कहना चाहता हूँ। अगर मैं इसका उल्टा बोलूँ, उल्टा क्या बनेगा इसका? देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या होती है। अब बताओ ये सही है कि गलत है? अब देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 ये सारी परिमेय होंगी। देखो, अगर मैं चाहूँ तो इनके सबके बटे में 1 लगा सकता हूँ ना, और सबके बटे में जैसे ही 1 लगाऊंगा तो ये अंश बटे हर बन जाएगा। अंश बटे हर या p बटे
क्यों बन जाएगा, सबके बटे में 1 लगा सकता हूँ। तो फिर क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 लगाने से, किसी भी संख्या के भाग में अगर आप 1 लगाते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस हिसाब से ये सारी संख्या p बटे q बन गई। और देखो जो 1 है वो 0 थोड़ा ना होता है, मतलब यहाँ q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, अंश का मान 0 नहीं है। तो फिर इस हिसाब से क्या है कि ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये सारी क्या बन जाएंगी, परिमेय बन जाएंगी। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या हो जाती है, एक परिमेय संख्या हो जाती है। तो आप इसको चाहो तो इसको फोर्थ बना सकते हो, हालांकि आपकी बुक में नहीं है, आपकी बुक में यहाँ तक है। विद रीज़न आपको मैंने ये समझा दिया, सत्य असत्य भी, ठीक है। तो आप इसको एक बार ध्यान से देखो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारी प्रश्नावली 1.1 पूरी होती है। कल हम 1.2 के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।